लोगों को उसका डाइट बैलेंस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सो बैलेंस डाइट का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। लोग जो होते हैं यहाँ पे और सब जगह पे, दे डोंट हैव ग्रीन टी। वो लोग तो पूरा चाय, मसाला टी वगैरह बनाते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ये चीज़ें आपकी हेल्थ को और बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करती है? वास्तविकता में चाय बहुत ही जहरीला पदार्थ है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उसके सजेशन होता है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए। आई एम 44-year-old वुमन एंड मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं इतने समय से वेजिटेरियन भोजन पर हूँ। मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं खुद भी ठीक ठाक हूँ। मुझ में किसी प्रकार की कोई हेल्थ की दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जीभा के स्वाद के लिए साइंटिफिक एविडेंसेस देने लग जाते हैं कि नहीं, यही भोजन हमारे लिए उचित है। परंतु अंततः जाकर के वो कष्ट का कारण ही सिद्ध होता है। और अगर हम शास्त्रों की बात करें, चाहे वो भगवत गीता हो या हमारे वेद हो या पुराण हो या फिर हमारे उपनिषद हो, तो वहाँ पर भी सात्विक भोजन को ग्रहण करने के लिए कहा गया है। हमारे शास्त्रों में खाना वेज और नॉन वेज में डिवाइडेड नहीं है। मेरा और मेरी माता जी का दिन जो है सुबह 4 बजे शुरू होता है। हम 4 बजे उठते हैं, चाहे वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, 4 बजे हम उठ जाते हैं। एंड 4 बजे उठने के बाद हम लोग अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। मैं अपने भोजन को लेके बहुत सचेत हूँ और बहुत समय देती हूँ उसको, क्योंकि मैं अस्पताल में समय नहीं देना चाहती। वो जो टी बैग्स होती है उसमें भी थोड़े केमिकल्स आते हैं। कैंसर का जो चंगुल है, इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। साथ ही में आज हमने जो प्लास्टिक कल्चर अपना लिया अपने किचन में, वो भी कहीं ना कहीं कैंसर कॉजिंग। सही ब्रीदिंग टेक्निक क्या है? हमको ये भी नहीं पता कि हमारी ब्रेथ धीरे धीरे करके छोटी होती है रात के समय। आयुर्वेदिक डाइट के हिसाब से या ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से क्या खाना चाहिए हमें? कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करें, पानी कितना पिए, कब पिए, ये सब चीज़ें लोगों को छोटी छोटी लग रही होगी, लेकिन दे कंट्रीब्यूट टू आवर डेली लाइव्स। ये सब सवालों के जवाब देने वाले हैं वंदना जी। जी हाँ, ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है डॉक्टर वंदना शर्मा जी के साथ। चलो बात करते हैं डॉक्टर वंदना जी के साथ इनर हैबिट पे। तो डॉक्टर जी कैसे हैं आप? नमस्ते, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। श्रुति जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ये हमारा तीसरी बार हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपके साथ बात करने में इतना मज़ा आ रहा है कि इट्स अनबिलीवेबल। एंड द अप्रिसिएशन इज म्यूचुअल, क्योंकि मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है आपसे बात करके। एंड यू आर डूइंग सो वेल, आई एम सो हैप्पी। मे महादेव ब्लेस यू। थैंक यू, आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत प्योर हार्टेड है और मुझे अच्छा लगता है कि आपने मुझे ब्लेसिंग्स दिए। थैंक यू सो मच। आज बात करने वाले हैं फूड पे यूटेंसिल्स, जो प्रोसेस होती है खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि हमारे मॉडर्न जो लाइफ है वो इतना चेंज हो चुकी है एंड द मेजर थिंग इज कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में हम वी फॉरगेट टू एंजॉय इट। एंड मुझे लगता है अगर हम ये चीज़ें एंजॉय करेंगे ना तो हमारा माइंड जो है, वो बोलते हैं ना माइंडफुलनेस, बीइंग माइंडफुल कि हम क्या खा रहे, कैसे खा रहे, वो सब में हम बहुत एक्सेल करेंगे। सो यस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। फूड इज मेडिसिन। आप जैसे जानती हैं कि मेरे गुरु हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य, और उन्होंने कई अपने टेक्स्ट्स के अंदर, चाहे वो उपदेश सहस्री हो या अन्य और भी टेक्स्ट्स हैं, उसके अंदर बारंबार वो कहते हैं कि भोजन जो है वो मेडिसिन है। सो इट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड लाइक अ मेडिसिन। और जब वो दवा की तरह आप उसको कंज्यूम करते हैं, सात्विकता में रह के उसको कंज्यूम करते हैं, तो इट हील्स यू। हम्म, अब मेरा पहला सवाल ये है डॉक्टर, ये जो हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं वो एक्चुअली क्या है और
लोगों को उसका डाइट बैलेंस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सो बैलेंस डाइट का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। ठीक इसलिए है क्योंकि जब हम कोई भी डाइट लेते हैं उसमें प्रोटीन के सोर्सेज होना, उसमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होना, उसमें रफेज के सोर्सेज होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आप एक मापदंड दे दें कि 100 लोगों को इतना ही खाना खाना चाहिए, तो दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान का शरीर अलग है, हर इंसान की आवश्यकताएं अलग हैं। किसी को मैग्नीशियम की ज़रूरत है तो किसी को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी की एज ग्रुप कुछ और है। तो हम एक जैसा खाना सभी के लिए कैसे जो है सजेस्ट कर सकते हैं, और यहीं पे मुझे लगता है लोगों से ग्लिच हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अगर वो सुनते हैं कि दीपिका पादुकोण कोई पर्टिकुलर टाइप का भोजन खा रही हैं या रणबीर कपूर कोई पर्टिकुलर टाइप का भोजन खा रहा है, तो मुझे भी वैसा ही खाना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग फूड, क्योंकि आपको याद रखना है आपकी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, आपको याद रखना है आपके जेनेटिक्स क्या हैं, आपको याद रखना है आपका एज ग्रुप क्या है, आपको याद रखना है आपका डाइट कैसा है, आप वेजिटेरियन हैं, वेगन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने भोजन का चयन करना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स आपने जो कहा। अब आपने बताया कि आपको ये भी देखना चाहिए कि वेजिटेरियन है या नॉन वेज है या वीगन है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले तो मैं नॉन वेजिटेरियन प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं उसके सजेशन होता है कि आपको नॉन वेज खाना चाहिए, और मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, इज दैट नेसेसरी? हमारा जो कल्चर है डज नॉट प्रमोट कि हम नॉन वेज खाए। मैंने अभी जो बोला कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, वेगन या नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन, वो इसलिए बोला क्योंकि पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला। लेकिन जहाँ तक आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि कौन सा खाना सही है या गलत है, तो इस पे जब मैं आपको बात करूँगी तो कुछ तथ्यों के साथ बात करूँगी। सर्वप्रथम हमें ये देखना चाहिए कि मान लीजिए मैं या आप जंगल में होते हैं, तो क्या प्राकृतिक रूप से आप और मैं एक डियर को हंट कर सकते हैं? क्या हमारे नाखून इतने शार्प हैं कि हम डियर के मांस को जो है चीर सकें? क्या हमारे कैनाइन टीथ इस तरह से डेवलप्ड हैं कि हम एक डियर को खा सकें? क्या खाने के बाद वो डियर का मांस हमको कच्चे फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाएगा? तो ये नहीं हो सकता। इससे ये बात सिद्ध होती है साइंटिफिकली कि हमारी बॉडी नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए नहीं बनी है। ऑब्वियसली अगर आप और मैं जंगल में होते हैं और हमारे पास कोई औजार नहीं है, कोई नाइफ नहीं है, कोई एक्स नहीं है जो कि प्राकृतिक नहीं है, तो हम फल ही खा सकते हैं। दैट मीन्स हमारी जो ओरिजिनल डाइट है वो फल ही है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जितने भी वेजिटेरियन जानवर हैं, हमारी बनावट कहीं ना कहीं उनके जैसी है। गाय की, हिरन की, घोड़े के दांत चपटे होते हैं, हमारे दांत भी चपटे हैं। हमारे दांतों की शेप शेर की तरह या फॉक्स की तरह नहीं है। जितने भी वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, जबकि नॉन वेजिटेरियंस में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे को डिज़ाइन थ्योरी को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और जो नॉन वेजिटेरियन जानवर होते हैं वो एक ही जो जब हंट करते हैं तो मीट को खाने के बाद काफ़ी दिन तक उसको अपने पेट में रखते हैं और उसी में से एनर्जी प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हमारे जैसा या ह्यूमन बीइंग जब खाना खाता है तो पेट में पड़े पड़े वो बीमारी को जन्म देता है। इसीलिए जब जब एक ह्यूमन बीइंग जो है नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है तो उसके हार्ट के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, उसको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होने लगते हैं। लेकिन यही चीज़ जानवरों में नहीं देखी गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि शेर को हार्ट अटैक हो गया या शेर जो है उसको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज आ गए। दैट मीन्स हमारी डाइट जो है वो नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं। तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, क्या वो नॉन वेजिटेरियन डाइट को एक्सेप्ट करती हैं उसके रॉ फॉर्म में?
आप अगर कच्चे फॉर्म में फ्रूट्स को देखती हैं तो आपकी आंखें खुश होती हैं। आप अगर फ्रूट्स को टेस्ट करती हैं तो आपकी जीभा खुश होती है। आपके हाथों पर भी रस लग जाए अगर फ्रूट का, तो आपका तन खुश होता है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या आप नॉन वेजिटेरियन को देखकर खुश फील करते हैं? यदि करते हैं तो मानसिक रोगी हैं। क्या आपके ऊपर खून लग जाए तो डू यू फील, ओ वाओ, टुडे आई एम स्मियर्ड विद ब्लड, आई एम फीलिंग अमेजिंग? ऐसा नहीं इंसान फील करता। क्या आप कच्चे मीट को रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, चबा सकते हैं? यानी कि आपकी पांचों इंद्रियां, इवन आपकी नाक, आप फ्रूट को स्मेल करते हैं, यू फील सो हैप्पी, लेकिन क्या आप ब्लड की स्मेल से उतने ही खुश होते हैं? सो ये पांचों इंद्रियां भी नॉन वेजिटेरियन फूड को नकार देती हैं। इससे भी ये सिद्ध होता है कि हम प्राकृतिक रूप से जो है वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। और अगर हम शास्त्रों की बात करें, चाहे वो भगवत गीता हो या हमारे वेद हो या पुराण हो या फिर हमारे उपनिषद हो, तो वहां पर भी सात्विक भोजन को ग्रहण करने के लिए कहा गया है। हमारे शास्त्रों में खाना वेज और नॉन वेज में डिवाइडेड नहीं है। हमारे शास्त्रों में खाना तमस, रजस और सत्व में डिवाइडेड है। अर्थात जितने भी नशीले पदार्थ हैं वो रजस की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी भारी फूड्स हैं, जितने भी हेवी फूड्स हैं, जितने भी फूड्स पेन से, दर्द से, कष्ट से आते हैं, वो सब तमस के नीचे आते हैं। और जितने भी हल्की कैटेगरी के फूड्स होते हैं, जितने भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाने वाले फूड होते हैं, जितने भी फूड होते हैं, जो भी खाना होता है जो रात भर पड़ा ना रहा हो, फ्रेश हो, वो खाना सत्व की कैटेगरी में आता है। और इससे भी हमारे मतलब जब हम तमस की बात करते हैं तो हमारे शास्त्र कैटेगरिकली कहते हैं कि जो भी भोजन किसी को कष्ट देके, पीड़ा दे करके आता है, वो आपके लिए भी कष्ट, पीड़ा और दुख का कारण ही बनेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको याद रखना है, जब वो पशु मरा होगा तो उसका अंतिम इमोशन जो था वो भय का था, वो कष्ट का था। और आप उस अंतिम इमोशन को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और तामसिक भोजन जो है वो दुख का, कष्ट का, पीड़ा पीड़ा का, व्याधि का कारण, यानी कि बीमारियों का कारण होता है। शास्त्रों के हिसाब से भी हमें वेजिटेरियन होना चाहिए। परंतु लोग जो है आज अपने अनुसार कुछ भी कर रहे हैं, और डॉक्टर्स भी इस प्रकार का प्रपंच फैला रहे हैं कि नहीं, आप नॉन वेजिटेरियन खाइए, उसमें प्रोटीन होता है। मैं आई एम 44-year-old वुमन एंड मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं इतने समय से वेजिटेरियन भोजन पर हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं खुद भी ठीक ठाक हूँ, मुझ में किसी प्रकार की कोई हेल्थ की दिक्कत नहीं है। तो और ये केवल मेरे साथ ही नहीं, अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियंस हैं और जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जीभा के स्वाद के लिए साइंटिफिक एविडेंसेस देने लग जाते हैं कि नहीं, यही भोजन हमारे लिए उचित है, परंतु अंततः जाकर के वो कष्ट का कारण ही सिद्ध होता है। अच्छा, तो आपने हमको बताया कि थ्री कैटेगरीज में स्प्लिट है इन आर स्क्रिप्चर्स। तो अब मैं आयुर्वेदिक डाइट के हिसाब से या ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से क्या खाना चाहिए हमें? अब मैं ये सोच रही हूँ कि कैसा खाना खाना चाहिए हमको दिन में। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है बादी वाली चीजें, बादी यानी कि जैसे गोभी हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, ये वो कैटेगरी ऑफ फूड है जो कि गैस प्रोड्यूस करता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद, यानी जब सूर्य ढल जाए, इनको नहीं खाना चाहिए। शाम के समय भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए रात के भोजन में इन सभी वेजिटेबल्स को अवॉइड करना चाहिए। दोपहरी के समय इनको खाना चाहिए। सुबह के समय ये बहुत अच्छी होती हैं खाने में। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कैटेगोरिकली कहा गया है कि भोजन ऐसा करिए जो समय के अनुसार भी उचित हो। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से बिहेव करती है। दोपहरी के समय में आपकी बॉडी सुस्त हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे तो आपकी बॉडी अलग प्रकार से होगी। तो जो समय का प्रभाव आपके ऊपर होता है, वही समय का प्रभाव अन्य जीव जंतुओं और चीजों पर भी होता है। और ये प्रभाव
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर भी होता है, इसलिए आपके शरीर पर भी इनका प्रभाव अलग होता है। उसी प्रकार से शाम के समय में चावल, दही आदि इन चीज़ों को भी खाने से मना किया जाता है। और इतना ही नहीं, सीज़न के अनुसार भी कहा जाता है कि जैसे बारिश का सीज़न हो, तो उस सीज़न में हमारे को पालक या पत्ता गोभी जैसे सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जो लीफी होती हैं, क्योंकि उनके अंदर कीड़े होते हैं। वो पीरियड ऐसा होता है जब कीड़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इन चीज़ों में। इसी प्रकार से आप देखेंगे श्रावण का महीना जो होता है, जो श्रावण का महीना होता है, भगवान शिव को समर्पित होता है। तो उस श्रावण के उसको इनफैक्ट जैन दर्शन में या जैन धर्म में चतुर्मास भी कहा जाता है। तो सावन का जो महीना होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर दूध पीने से या दही खाने से मना किया जाता है। उसका कारण ये है कि पत्तों के अंदर कीड़े होते हैं, और उन पत्तों को गाय जब खाती है तो वो दूध शुद्ध नहीं होता है। और इसलिए एक प्रथा बनाई गई कि हम टेक्निकली तो लोगों को नहीं समझा सकते, पर समाज को स्वस्थ रखने के लिए एक प्रथा बना दी कि जो भी दूध उत्पन्न होगा उस ड्यूरेशन में, वो महादेव के ऊपर चढ़ा देना है, ताकि लोग उसको कंज्यूम ना करें। और आप देखेंगे उस ड्यूरेशन में जब गाय का गोबर भी अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो बहुत पतला गोबर होता है, क्योंकि गाय का पेट उस वक्त काफी खराब होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये जानना है कि हमारे स्पाइसेस में भी हमको कंट्रोल होना चाहिए। खाना तो ठीक है, जैसे कि चावल नहीं खाना चाहिए वगैरह, लेकिन स्पाइसेस भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग रात को बहुत तीखा खा लेते हैं, कुछ या बहुत मीठा कुछ खा लेते हैं, तो इसमें कोई इम्बैलेंस हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्पाइसेस में जब मैं जैसे आपको अपने घर में बताऊँ, तो मेरे घर में सेंधा नमक यूज़ होता है, हल्दी यूज़ होती है। हम बाहर के मसाले नहीं मँगवाते हैं, क्योंकि बाहर के मसाले जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी मिलावट होती है, उसमें कलर्स डाले जाते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई अगर आपको मिर्च खानी ही है, तो लाल सूखी मिर्च डाल लें या फिर ग्रीन चिलीज़ को डालें, जो कि फ्रेश होती हैं, एंड दे टेस्ट लवली। तो जितना कम से कम हम मसाला खाएंगे, उतना ही हमारी किडनी और लिवर के ऊपर कम इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही रात के समय जो आपका आखिरी मील होता है, उस समय कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का इंटेक कम करना चाहिए। उसका कारण ये है कि आप सीधा सोने के लिए चले जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो सुबह उठते हैं और उनका फेस बहुत पफी होता है उस ड्यूरेशन में, आंखें बहुत पफी होती हैं। एंड दैट इज एंड द रीज़न इज दैट आपने अंतिम मील में या तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए हैं, जो कि अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर, और या फिर आपने डायरेक्ट शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम की है। और ऐसा करने से हमारे आईलिड्स में, हमारे फेस में पफीनेस आ जाती है। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम भोजन करते वक्त पशु पक्षियों को फॉलो करें। आप देखिए, जितने भी पशु पक्षी हैं, किसी को डायबिटीज़ नहीं होती है, किसी को हार्ट के इश्यूज नहीं होते हैं। केवल उन्हीं पशु पक्षियों को होते हैं, उन्हीं एनिमल्स को होते हैं जो पेट एनिमल्स होते हैं, जिनका खाने का तरीका बदल गया है पूरी तरह से, जो रात को भी खाना खा रहे हैं, दिन में भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। लेकिन अगर आप जंगली जानवरों को फॉलो करेंगे भोजन करते वक्त, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। उसका कारण ये है कि वो 5 बजे तक अपना भोजन खा लेते हैं, यानी सूर्यास्त होने से पहले पहले वो अपना भोजन खा लेते हैं। और इसका कारण ये है, क्यों ये सजेस्ट किया जाता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के अंदर जठराग्नि का कॉन्सेप्ट है। जठराग्नि को अगर मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं, तो दैट इज डाइजेस्टिव फायर। ऐसा कहा जाता है कि आप भोजन तब करें जब आपकी बॉडी की क्षमता हो जठराग्नि प्रोड्यूस करने की, और साथ ही में उसको बाहर से भी गर्मी की मदद मिले, विच मीन्स सोलर एनर्जी की भी हेल्प मिले। अगर सूरज ढल चुका है, तो ये संकेत है कि आपकी बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं, वो भी अब जो है धीमे पड़ चुके हैं। और अगर उस ड्यूरेशन में आप खाते हैं, तो ना तो पूरी तरह से डाइजेस्टिव फायर जो है अपने हाईएस्ट फॉर्म में होगी, और ना ही बाहर सूर्य की गर्मी है उस भोजन को पचाने के लिए। तो वो भोजन पड़ा रहेगा आपके शरीर में, और पड़े पड़े वो गैस देगा, और धीरे धीरे करके आपकी पाचन क्रिया यानी आपकी डाइजेशन की एबिलिटीज़ को खराब कर देगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और दूसरी बात ये भी है कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले भी आपको कुछ नहीं खाना है। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के खा लेते हैं। सुबह आप जूसेस पी सकते हैं, यू कैन हैव वाटर, यू कैन, बट ईटिंग का जहाँ तक सवाल है, कोई चीज़ चबा के खाना, तो वो सूर्य उदय के बाद ही होनी चाहिए, और सूर्य अस्त से पहले आपका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाना चाहिए। क्योंकि आप 5 बजे अगर खा रहे हैं तो आपका पूरा खाना डाइजेस्ट होते होते 9 से 9:30 बज जाएंगे। और अगर आप रात को सोचिए 9 बजे खाना खा रहे हैं तो आपका खाना कब डाइजेस्ट होगा? हाँ, वो तो नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी है आपको। आपने सही बात कही। हमको यहाँ पे बताया गया है मैक्सिमम बाय 6 o'clock खाना हो जाना चाहिए। रात को मत खाइए। तो ये सब जब हम सुनते हैं, हम हमारी मॉडर्न जो लाइफ है उसमें कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं? वेस्टर्न कल्चर में अगर आप देखते हो तो वी आर आउट ऑफ द हाउस अर्ली मॉर्निंग 7 बजे। ना हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, ना हम कुछ ले सकते हैं। मैं काम पे जाती हूँ तब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं 10 बजे फ्रूट खाती हूँ, योगर्ट और फ्रूट खाती हूँ। आई डोंट नो वेदर इट्स गुड और नॉट, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम क्या कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं? सो देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने काम काज और इसको इतनी इम्पोर्टेंस दे दें जीवन में कि खुद को भूल जाएं, और या फिर हम ये बात को याद रखें कि हम हैं तो जहान है। यदि आपका ये शरीर है तभी बाकी सब चीज़ें जो हैं वो उचित लगती हैं। और जब ये शरीर में बीमारी आ जाती है तो पूरी दुनिया जो है आपको ठीक नहीं लगती। आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, बस आप हेल्थ की कामना करते हैं, हेल्थ के लिए प्रेयर करते हैं। सो आवश्यक है कि ईश्वर ने आपको सारा ज्ञान जो है शास्त्रों के माध्यम से दे रखा है। आपके सामने पशु पक्षी हैं जो अपना जीवन जीते हैं, उनको देख करके हम अपने खाने को मेडिसिन की तरह खाएं। आप देखिए, चिड़िया कभी खाना इसलिए नहीं खाती कि उसको टेस्ट चाहिए, वो केवल अपने कार्य को करने के लिए खाती है। गाय खाना इसलिए नहीं खाती कि उसको टेस्टी खाना चाहिए, उसको केवल अपना जीवन जीना है। उसी प्रकार से जब हम खाना टेस्ट के लिए खाते हैं तो हम मोह में बंध कर खाते हैं, और जो भी मोह से उत्पन्न होगा या जो भी मोह से जुड़ेगा उसका अंत दुखद ही होगा। क्योंकि मोह जो है वो दुख को ही जन्म देता है, मोह के गर्भ में दुख ही है। सो इसीलिए आवश्यक है कि जब हम भोजन भी करें तो मोह में लिप्त होकर ना करें, हम उसको मेडिसिन की तरह खाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा और मेरी माता जी का दिन जो है सुबह 4 बजे शुरू होता है। हम 4 बजे उठते हैं, चाहे वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, 4 बजे हम उठ जाते हैं। एंड 4 बजे उठने के बाद हम लोग अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। मैं अपने भोजन को लेके बहुत सचेत हूँ और बहुत समय देती हूँ उसको, क्योंकि मैं अस्पताल में समय नहीं देना चाहती। इसीलिए मैं भोजन को समय देती हूँ। एंड बाय द टाइम इट इज़ 6-6:30 हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका होता है। So by 6:30 we are done with our breakfast. By 11:30, 10:30 I take my fruits with lot of nuts in it. By 1 o'clock I eat my lunch. By 3:30, quarter to 4, which is our tea time, we take our green tea and little bit of snacks. By 5:30 we are done with our dinner. वाओ! अब मुझे एक दूसरा सवाल पूछना है। आपने जब टी टाइम बताया और आपने बोला ग्रीन टी, लोग जो होते हैं यहाँ पे और सब जगह पे दे डोंट हैव ग्रीन टी। वो लोग तो पूरा चाय, मसाला टी वगैरह बनाते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। आई एम अ कल्प्रिट, आई एडमिट इट। ये चीज़ें आपकी हेल्थ को और बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करती है? क्योंकि ग्रीन टी इज़ नोन टू बी वेरी हेल्थी। यस। सो देखिए, मैं किसी भी चीज़ की अति नहीं कहती हूँ। आप अगर चाय पीते हैं, मैं भी चाय पीती हूँ कभी कभार, और कभी कभार कॉफ़ी भी ले लेती हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ की अति मत करिए। ऐसा ना हो कि आपने उसको ऐसे अपने सिस्टम में ढाल लिया। आई सीन सर्टन पीपल कि वो चाय ना मिले तो सुबह उठ ही नहीं पाते, उनको चाय ना मिले तो कई लोगों को वॉशरूम जाना दूभर हो जाता है। वो
दे जस्ट कैन नॉट गो टू द वॉशरूम. इट्स अमेजिंग कि आपने अपने सिस्टम को इतना डिपेंडेंट बना लिया है चाय के ऊपर. सो देखिए, चाय का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, आपको जो चाय में नशा होता है वो दो चीज़ों से होता है. एक तो निकोटीन और दूसरा शुगर. आपको आइडिया तो होगा ही कि शुगर जो है वो बहुत ही नशीली पदार्थ है. शुगर शुगर से आपको नशा होता है. आप अगर शुगर लेना छोड़ दें एक हफ्ता, तो तीसरे चौथे दिन आपको सर में दर्द होने लगेगी. आपका शरीर जो है वो क्रेव करेगा कि कुछ मीठा मिल जाए, मुझे कुछ तो मीठा मीठा मिले. सो ये जो निकोटीन और शुगर का कॉम्बिनेशन है, यही वो चीज़ है जो आपको आदत में बांधती है और आपको नशा लगा देती है चाय का. वास्तविकता में चाय बहुत ही जहरीला पदार्थ है. और आप देखेंगे जितने भी पशु पक्षी हैं, यदि आप उनके सामने चाय रखेंगे भी तो वो चाय नहीं पीते. हम स्वयं को बहुत ज्ञानी कहते हैं, परंतु हम महंगी महंगी चाय बनाकर पीते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद. और यदि आप महंगे से महंगी चाय भी किसी चिड़िया के सामने या किसी डॉग के सामने, गाय के सामने रखेंगे, तो वो मुंह फेर के वहां से चले जाएंगे, बट दे विल नॉट हैव इट. यानी कि उनकी जो कॉस्मिक रिदम है वो ये बात जानती है कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, परंतु हम ही नहीं समझ पाते. एंड therefore we get accustomed to having tea and coffee and all of that, and by doing so over a period of time, आप 5 बादाम रोज खाना शुरू करिए, आपको 3 महीने में उसका अंतर दिखने लगेगा. उसी प्रकार से आप रोज अगर चाय पी रहे हैं, यानी कि महीने में 30 चाय, 2 महीने में 60 चाय और 3 महीने में 90 चाय, तो आप देखिए आपकी धीरे धीरे करके डाइजेशन आपकी खराब होने लगेगी. हम्म बात सही है. लोगों को तो दो 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 कप्स चाहिए दिन में. सो यस, कुछ लोगों को चाहिए होता है. एंड बट जहाँ तक आपने ग्रीन टी की बात करी, देखिए एक तो है ग्रीन टी फैड. आजकल बहुत सारी लिप्टन ग्रीन टी एंड दिस एंड दैट. आपको जो एक्चुअल ग्रीन टीज हैं वो ऐसे ब्रांड्स के नीचे नहीं इतनी आसानी से मिलेंगी. एक्चुअल ग्रीन टीज जो होती हैं वो जेन्युइन पत्तों से, जेन्युइन रूट्स से, जेन्युइन फ्लावर्स से बनती हैं, और वो आपको लेनी चाहिए अगर आप ले सकें तो. जैसे कि मैं अपने घर में कभी लिप्टन ग्रीन टी को नहीं लाती, कभी भी नहीं, बिकॉज इट हैज़ नो मीनिंग, इट इज़ ऑफ नो यूज़. एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव रूट टी. आप अगर नॉर्मल जिंजर को भी बॉईल करके उसमें थोड़ी इलायची डाल के ग्रीन टी बना करके पिए तो इट इज़ गुड इनफ. या ऑल्सो वो जो टी बैग्स होती है उसमें भी थोड़े केमिकल्स आते हैं. केमिकल्स भी होते हैं, वो प्लास्टिक के बने होते हैं, और जब हम उसको गर्म पानी में डालते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि गर्म पानी एंड प्लास्टिक, हीट एंड प्लास्टिक इज कैंसर कॉजिंग. वेरी ट्रू. इट लीड्स टू कैंसर. सो हमें तो कहा ही जाता है ना कि मेल्मोवेयर में या प्लास्टिक की प्लेट्स में खाना ना खाएं, क्योंकि अगेन इट लीड्स टू कैंसर. It won't happen in a day, but over a period of time, it will happen ultimately. दैट्स राइट. हमारे जो एंसेस्टर्स थे उसके पास तो ये शब्द लाइक कैंसर इतना कॉमन भी नहीं था. और आज जब जी. हम देख रहे हैं, मैं जब व्हेनेवर आई टर्न अराउंड, मुझे कोई यही बताता है कि मेरे इसको कैंसर है, मेरे उसको कैंसर है. तो कैंसर एक ऐसी डिजीज बन गई है, इतना कॉमन हो चुकी है, बिकॉज हमने हमारा डाइट, हमारी वाटर ड्रिंकिंग हैबिट्स, हमारे यूटेंसिल्स, हम जो भी यूज कर रहे हैं उसकी वजह से इंक्रीज हुआ है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और ये कैंसर का जो चंगुल है, इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है, मैं भी नहीं, या मेरे घर में भी जो लोग रह रहे हैं वो भी नहीं. क्योंकि हम मिलावट को कहाँ तक, हम अपने खाने पीने पे नियंत्रण रख सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ ना कुछ तो बाहर का कंज्यूम कर ही रहे हैं. और क्योंकि हम वो कंज्यूम करें, उसमें इतनी मिलावट है कि कहीं ना कहीं उसका शिकार होने की संभावना है. साथ ही में आज हमने जो प्लास्टिक कल्चर अपना लिया अपने किचन में, वो भी कहीं ना कहीं कैंसर कॉजिंग है. आप ये देखिए कि जब दिल्ली के अंदर 40-45 का टेम्परेचर होता है, डिग्रीज 40-45 डिग्री गर्मियों में, उसमें हम अपने मसालों को, अपनी चीज़ों को प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं. थोड़ा ही सही, कोई भी चीज़ समय के साथ घिसती है,
प्लास्टिक भी रब ऑफ करके कहीं ना कहीं छोटी क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में आपके शरीर में जाता है। हमारे शास्त्रों में कांच के बर्तनों में चीज़ें रखने का प्रावधान बताया गया है कि आपको कांच के बर्तनों में स्टोरेज करनी चाहिए। लेकिन हम लोग सस्ते के कारण और टूटे ना इस कारण से हम प्लास्टिक के कंटेनर्स में चीज़ें रखते हैं, वो भी एक बड़ा कारण बनता है कई बीमारियों का। वेरी ट्रू। अब हम यूटेंसिल्स के बारे में देखेंगे। कौन सी मटेरियल्स हमारे जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कौन से अच्छे मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं यूटेंसिल्स के लिए और कैसे मटेरियल्स बुरे हैं। हमने प्लास्टिक की तो बात कर ली, लेकिन मुझे लग रहा है कि और भी मटेरियल्स होते हैं जो इम्पैक्ट करती है। देखिए, एक तो जो नॉन स्टिक हम लोग घर में रखते हैं वो दैट इज़ वेरी बैड, क्योंकि उसके अंदर नॉन स्टिक कोटिंग होती है, वो धीरे 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 आपके खाने में आपके अंदर जाती है, एजिंग का कारण बनती है, कैंसर का कारण बनती है, बहुत सारे फंक्शंस को जो है आपके प्रभावित करती है। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम के बर्तन भी हमको अवॉइड करने चाहिए। एल्यूमिनियम पर भी जब हीट लगती है तो इट बिकम्स अ ह्यूज कॉज ऑफ कैंसर एंड इट इज़ जस्ट नॉट रिकमेंडेड। इनफैक्ट आप अगर होटल्स में जाएंगे तो वहाँ किचन के अंदर जो है मना किया जाता है। 5 स्टार होटल्स के अंदर हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ऐसी एक वहाँ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पर मना किया जाता है कि वहाँ कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं हो सकता किचन के अंदर। सो देयरफॉर हम, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे घरों के अंदर आज भी एल्यूमिनियम के पैन, एल्यूमिनियम की डेगचियाँ ये सब होती हैं एंड दिस इज़ वेरी, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू यूज़ एल्यूमिनियम। स्टील इज़ वेरी गुड। इसके साथ साथ लोहा बहुत अच्छा है। लोहा इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको मैं बताऊं, अगर कभी भी आप कोई टेस्ट करवाएं और उसमें आपका आयरन लेवल्स कम आए हैं तो आपको कहीं बाहर से कोई आयरन की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। एक आयरन की कढ़ाई लाइए, उसमें खाना बनाइए एंड विद इन अ वीक आपके आयरन लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे। सो इट इज़ दैट गुड। वाओ। साथ ही सिल्वर इज़ वेरी गुड। आजकल सिल्वर के बर्तन तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमारे घर में सिल्वर का सिक्का है, तो रात में अगर सिल्वर का सिक्का आप डाल दें पानी में और सुबह उठ के वो पानी पी लें तो सिल्वर के कुछ अंश आपके अंदर जाते हैं, दे आर वेरी गुड। हाउएवर ये भी तभी करना चाहिए अगर आपको कोई किडनी या लिवर के इश्यूज नहीं है तो। और कोई भी आयुर्वेदिक चीज़, जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने अभी कहा, तो लोग करना ही शुरू कर देंगे। तो आयुर्वेद के अंदर क्लियरली लिखा है कि कॉपर में भी अगर आप पानी पीते हैं कॉपर की बोतल से तो 15 दिन से ज़्यादा आपको नहीं पीना है। 15 दिन पीने के बाद उसको 15 दिन छोड़ देना है। तो सेम चीज़ चांदी के साथ भी है। 15 दिन पीने के बाद आपको उसमें गैप देना है। कोई भी चीज़ लगातार करने के लिए नहीं बोला। तो अगर आप कहीं कुछ सुनते हैं तो पहले उसे पूरी तरह से समझिए, कंसल्ट कीजिए किसी प्रोफेशनल को एंड देन ओनली फॉलो इट। अच्छा, जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए हमारे जो डेली कुकिंग है उसमें हम 15 दिन कैसे गैप लें। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ, देखिए कॉपर में तो हम कोई कुकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल एक फैड चला है, जहाँ योगा का फैड चला है, योग का फैड चला है, आई एम सॉरी, तो उसी में फैड चला है कि कॉपर बॉटल्स का। सो लोग क्या करते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने लगातार कॉपर की बॉटल से पानी पिए जा रहे हैं। नॉट रिकमेंडेड। आपको मेटल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके यूरिन में दिक्कत आने लगेगी। आपको उसको एक समय तक ही पीना है और फिर छोड़ देना है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि घर में आप आयरन की कढ़ाई रखिए, उसमें खाना बनाइए। अब आयरन की कढ़ाई का ये अर्थ नहीं है कि आप उसमें खाना बनाते ही जाइए। और आपके घर में कोई किडनी का पेशेंट है तो जो है आप उसको 30 दिन लगातार आयरन की ही कढ़ाई में खाना बना रहे हैं। आपने हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन, या अगर किसी में आयरन की कमी है तो 1 हफ्ता खाना बना लिया, अब थोड़े दिन स्टील में बना लीजिए, फिर थोड़े दिन जो है आयरन में 1-2 दिन बना लीजिए, फिर स्टील में बना लीजिए। सो दिस यू हैव टू डू, यू हैव टू प्ले विद योर थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ऑयल है यू मस्ट चेंज इट एवरी 15 days, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोग क्या करते हैं, घर में 5-5 किलो का तेल ला करके रख लेते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जब आपका एक जैसा तेल होता है तो कहीं ना कहीं विटामिन B12 और ओमेगा फैटी 3 एसिड्स की कमी आपके अंदर होने लगती है।
अच्छा, मुझे ये जानना है कि खाने का सही तरीका क्या है? हमको नीचे बैठना चाहिए, चेयर पे बैठना चाहिए, टेबल पे खाना चाहिए, स्पून से खाना चाहिए? ये जब हम खाते हैं, हम कैसे खाएँ? देखिए, वैसे तो आपको मैं बताऊँ, वेद का ही सिद्धांत आपको बताती हूँ, हमें कट्टर नहीं होना है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है। आप अगर एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, अब आप बोले नहीं मैं तो नीचे ही बैठ के खाएँगे, तो ऐसा नहीं संभव हो सकता। तो आप देखिए आप कहाँ पर हैं, क्या उस जगह पे वो संभव है? लेकिन आम तौर पे जो आपका रेगुलर लाइफ़स्टाइल है उसके अंदर आप ज़मीन पे बैठ के खाएँ तो अच्छा है। बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि बिस्तर पे खाने से राहु खराब होता है आपका। इसलिए बिस्तर को अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि वो आपका शयन, आपकी निद्रा की जगह है, उसको रिस्पेक्ट करना है आपने। और दूसरी चीज़ जो है, प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के या सोफ़ाज़ पे बैठ के खाने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ आपका पोस्चर भी सीधा नहीं हो पाता। कुशन की वजह से आपका पोस्चर ठीक नहीं हो पाता। ज़मीन पे बैठ के खाना इसलिए सही माना जाता है क्योंकि आपका मूलधार चक्र जो है, यानी आपका रूट चक्र जो है, वो धरती से टच कर रहा है, और मूलधार का और धरती के तत्व एक ही हैं। और साथ में हाथ से खाना खाना इसीलिए जो है वो सुझाया जाता है शास्त्रों में, पांचों तत्व जो हैं वो एक साथ आ जाते हैं जब आप हाथ से भोजन करते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, बट फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करिए। आप अगर कहीं पे गए हैं, मान लीजिए आप, मैं कहती हूँ किसी के कल्चर को आप डिसरिस्पेक्ट मत करिए। मैं मान लीजिए रोम गई हूँ, मैं भारत में रहते हुए तो उतनी इंडियन नहीं हूँ, लेकिन रोम जाके मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं तो यहाँ ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाऊंगी, डजेंट मेक सेंस। आप 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन रोम गए हैं या अमेरिका गए हैं या ब्रिटेन गए हैं, जहाँ भी गए हैं, आप उनके उनके अनुसार अगर बैठ के खा रहे हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि उनके अनुसार ही आपने खाना है। लेकिन इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट आई एम अ ग्रेट इंडियन, देन डोंट डू दैट। इफ दैट इज योर हैबिट कि आप कहीं भी जाते हैं ऐसे ही खाते हैं, देन इट इज गुड इनफ। बट देश काल परिस्थिति में आप फ्लेक्सिबल जरूर रहिए। किसी की शादी में गए हैं, खड़े होके खाना खाना पड़ रहा है, इट्स ओके, एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा। कोई डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन जहाँ पे हमको देखना चाहिए और खाना चाहिए? देखिए, वैसे तो आप अगर किसी ज्योतिष आचार्य से पूछेंगे, आजकल के जो 2-2 महीने के डिप्लोमा करके ज्योतिष आचार्य बन जाते हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि नहीं, ईस्ट की डायरेक्शन को फॉलो करिए या नॉर्थ की डायरेक्शन को फॉलो करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरा ज्ञान ना हो तो दिक्कत हो जाती है। ज्योतिष के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कुंडलियां होती हैं जिनके लिए साउथ की डायरेक्शन बहुत फेवरेबल होती है, जैसे कि मेरे लिए साउथ की डायरेक्शन बहुत फेवरेबल है। तो इसमें मैं आपको कोई उचित उत्तर नहीं दे सकती। अगर आप भारतीय पद्धति को फॉलो करते हैं तो आपको अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए। सभी के लिए नॉर्थ और ईस्ट ही अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी के लिए साउथ बुरा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं महादेव की भक्त हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी दिशा, सारी दिशाएं उसी की हैं। जब आपके मन में ये भाव रहेगा कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाला हर दिशा में मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपके मन में कोई डर नहीं होगा किसी भी प्रकार का, तो आप कहीं भी भोजन करें मुंह करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं। पानी पीने का सही समय क्या है? देखिए, आजकल मैं 2-3 चीज़ें पानी से रिलेटेड देखती हूँ, कई बार वीडियोस आते हैं और सब अपना अपना ज्ञान देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हमें पानी बहुत पीना चाहिए, जितना हो सके हमें पी। नो, नॉट नीडेड। जितना आपका शरीर चाहता है आप उतना ही पानी पीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन, ये आपके शरीर को नुकसान ही देता है। इसलिए अगर आपकी प्यास 1 ग्लास की है तो आप 1 ही ग्लास पीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको या हर इंसान को 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर पानी ही पीना है। अब किडनी का पेशेंट है मान लीजिए, तो क्यों उसको ज़्यादा पानी पीना है? ज़्यादा पानी पिएगा तो उसको वाटर रिटेन हो जाएगा, राइट? वो कैसे निकालेगा पानी अपने शरीर से? वो तो यूरिन भी ठीक से नहीं जा पाएगा। सो आवश्यक है कि हम जो है ब्लाइंडली चीज़ों को, ब्लाइंडली वीडियोस को फॉलो ना करें। और पानी पीने का ऐसा कोई खास समय नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि सुबह के समय जब आप उठते हैं, जब आपके मुंह में सलाइवा होता है,
उस समय एक ग्लास पानी पीना अच्छा माना जाता है। और नॉर्मली कहा जाता है उठते ही आप ब्रश करिए। मैं ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करती हूँ, क्योंकि आपका रात भर का जो सलाइवा होता है, इट इज मेडिसिन फॉर यू। वो जितना आपके अंदर जाएगा, इट विल हील यू। इट इज एंटी एजिंग। सो दैट वी मस्ट रिमेंबर। एंड हाँ, ये ज़रूर है कि पानी जो है वो कभी भी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर जो है वो इग्नाइट होती है, और पानी पीते ही वो ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ वाई खाना खाने के कुछ समय बाद ही पानी को ग्रहण करना चाहिए, और पानी को एकदम से भी नहीं पीना चाहिए। इसमें भी आप पशु पक्षियों को देखिए, जितने भी पशु पक्षी हैं वो सिप सिप करके पानी पीते हैं। हम लोग जो हैं एक ही बार में पी जाते हैं, एंड देयरफॉर सडनली हमारा टेम्परेचर बॉडी का अंदर से डाउन जाता है। सो देयरफॉर हमें सिप सिप करके ही धीरे धीरे ही पानी पीना चाहिए। साथ ही पानी गले में फंस जाए ऐसे चांसेस भी रहते हैं अगर हम बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं तो। और हमें खड़े होके पानी कभी नहीं पीना चाहिए। वैसे आयुर्वेद के अंदर तो ये बताया है कि काग आसन, यानी कि काग आसन या मल आसन भी कहते हैं उसको। जैसे पुराने ज़माने में लोग बैठकर यूरिनेट करते थे, उसी आसन में हमें बैठ करके पानी पीना चाहिए। इससे हमारे घुटने खराब नहीं होते। बहुत सारे आजकल मैं रील्स देख रही हूँ, कुछ डॉक्टर्स भी हैं वो कहते हैं अरे ये तो कुछ नहीं है, बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन साइंटिफिक है। ठीक है, आपको लगता है नॉन साइंटिफिक है तो है, लेकिन हम इसको फिर भी फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, दुनिया का सबसे पहला शास्त्र है मेडिसिन का। दुनिया का में सबसे पहले अगर प्लास्टिक सर्जरी कहीं पर आई तो वो भारत में आई। दुनिया में अगर सबसे पहले सिजेरियन ऑपरेशन हुआ तो वो भारत में हुआ। प्लास्टर चढ़ाने की विधा अगर कहीं पे बताई गई तो वो भारत में बताई गई। कैटरैक्ट का अगर ऑपरेशन कहीं हुआ तो भारत के अंदर हुआ। हमारे वेद शास्त्रों के अंदर ये सब है, मेंशन्ड है। तो जब वो सब मेंशन्ड है तो आप जुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले आए, आपकी हम बात को क्यों माने, हम उसको क्यों ना माने। तो ऐसा मेरा मानना है कि जिसको जो बोलना है बोलता रहे। जो एविडेंसेस तो किसी के भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छे के भी बुरे के भी। तो वो सब बातें अपनी हैं, हम इसी को फॉलो करना चाहिए बस। सो ये भी आवश्यक है कि हम पानी को बैठ कर पिए। जब हम पानी की बात करें तो आपने बताया कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 2 लीटर पीजिए, 3 लीटर पीजिए, जो लोग बोल रहे फॉलो करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यू हैड इनफ वाटर, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम मुझे तो पानी पसंद है, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन आई गो नो 2 liters आई कैन नॉट डू। तो दैट इज माई माइंड टेलिंग मी। तो क्या हमको ये टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? हमको कैसे पता चल सकता है? देखिए, आपकी बॉडी जो है ना खुद ही आपको सब कुछ बताती है। अब एक हमने मार्कर बना दिया कि हर इंसान को 8 घंटे सोना है। आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी सोने की कैपेसिटी घट जाती है। छोटा बच्चा ज़्यादा सोता है क्योंकि वो बड़ा हो रहा होता है। एंड दुनिया में इससे ज़्यादा कोई मुश्किल कार्य ही नहीं है कि बच्चा बड़ा हो रहा हो, और वो चाहे मनुष्य का हो या आपके घर में छोटा सा पपी हो या बिल्ली का बच्चा हो, सारे सोते हैं बचपन में, बिकॉज उनकी सारी एनर्जी जो है वो बड़े होने में जा रही होती है। सो आप कोई स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि 8 घंटे ही सोना चाहिए आपको। बहुत सारे ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो 4 घंटे सोते हैं, उनके लिए 4 घंटे पर्याप्त हैं। आपका शरीर आपको बता देगा, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। आपका शरीर कह देगा कि अब मुझे पानी नहीं पीना। सो अगर आपका शरीर ये कह रहा है, लिसन टू योर बॉडी। when it communicates to you, you should know how to listen to it. That is important. सही ब्रीदिंग टेक्निक क्या है? सो श्रुति जी, सही ब्रीदिंग टेक्निक का और भोजन का और पानी का बहुत गहरा संबंध है। आपको शायद नहीं पता है कि दिन में 2 बार हमारी नाड़ी, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी इज राइट साइड नॉस्ट्रिल और चंद्र नाड़ी इज लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल। 2 बार दिन के अंदर, यानी एक तो सुबह के समय और एक शाम के समय, एक ब्रह्म मुहूर्त में और एक जब सूरज ढल जाता है, तब हमारी दोनों नाड़ियां थोड़ी देर के लिए एक साथ चलती हैं।
और ऐसा कहा गया है कि वो समय सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त हर 2 घंटे में हमारी नाड़ियां बदलती हैं। एक समय सूर्य नाड़ी चल रही होगी, फिर 2 घंटे घंटे बाद चंद्र नाड़ी चलेगी, फिर सूर्य नाड़ी चलती है, फिर चंद्र नाड़ी चलती है। अब विधान ये है कि जब सूर्य नाड़ी चले तभी हमें भोजन करना चाहिए। अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है और उस वक्त आपने खाना खाया तो आपको गारंटीड बीमारी आएगी समय के साथ। और अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और उस समय आपने सॉरी अगर आपकी, मैंने गलत बोल दिया, अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और आपने खाना खा लिया तो व्याधि बीमारी आएगी। और अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है और आपने पानी पी लिया तो आपको जो है बीमारी आनी ही आनी है। तो अब मान लीजिए कि आपका खाना लग गया है, दोपहर के 1 बजे हैं और आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आप क्या करेंगे? खाना नहीं खाएंगे क्या? 2 घंटा वेट करेंगे? ऐसा भी नहीं है। तो योग में एक टेक्निक है कि आप अपनी पीछे कलाई पकड़ करके आगे झुक जाते हैं और उसी समय आपका राइट साइड नॉस्ट्रिल यानी कि सूर्य नाड़ी चलने लगती है, और जब सूर्य नाड़ी चले तो आपको अपना भोजन ग्रहण करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्रीदिंग में आपने जो बोला सही, ब्रीदिंग का टेक्निक क्या है, हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रीथ करना कैसे है। उनको यही नहीं पता, मैं जब क्लास लेती हूँ कभी योग की तो बच्चे यही नहीं जानते कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रेथ जो है लंग्स में जाती है कि पेट में जाती है। हमको ये भी नहीं पता कि हमारी ब्रेथ धीरे धीरे करके छोटी होती है रात के समय। तो हम अपने आप को देखते नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व आवरसेल्फ तो वी विल रियलाइज कि हमारे अंदर कितनी कमाल की चीजें हैं। अब जैसे बहुत सारे मेरे जो शिष्य हैं वो जानते ही नहीं कि कभी हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है तो कभी राइट नॉस्ट्रिल चलता है। दे हैव नो क्लू। ये तो आप अगर आपको कोल्ड होता है वो तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि समटाइम्स व्हेन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज ब्लॉक्ड यू कैन स्टिल यस, ब्रीथ प्रॉपर्ली। मैंने ये नोटिस किया है। और जब फिर योर नॉस्ट्रिल शिफ्ट्स तो ऐसे लगता है कि आई जस्ट कांट ब्रीथ, और नींद उठ करेक्ट, जाती है अगर रात में करेक्ट। सो रहे हैं। सो ये यू नोटिस दिस थिंग्स, अगर लोग नोटिस नहीं करे, दिस इज समथिंग टू पिक ऑन। Yes, but not many people know that every 2 hours ये नॉस्ट्रिल चेंज होता है। एंड इवन एट दिस टाइम, जैसे मैं हूँ या आप हैं, हमारा कोई एक ही नॉस्ट्रिल जो है वो ज़्यादा चल रहा होगा इस समय। सो ब्रीदिंग का यही है कि प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, कपाल भाती करना। लेकिन फिर अगेन आई एम सेइंग कि आपको एक एक्सपर्ट को जो है ज़रूर कंसल्ट करना है। जैसे कि कपाल भाती है, कपाल भाती जो है कभी भी बीपी का पेशेंट या माइग्रेन के पेशेंट को कपाल भाती नहीं करना चाहिए, वो आपके माइग्रेन को एग्रीवेट करेगा। सो आगे झुकने वाली जितनी एक्सरसाइजेज हैं बीपी वालों को या माइग्रेन वालों को नहीं करनी चाहिए, या अगर करनी चाहिए तो किसी को कंसल्ट करके एक लिमिटेड फॉर्म में करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़े। सो दैट इज वेरी। आपने प्राणायाम की बात की, ये कैसे आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है? क्योंकि मैंने बहुत सुना है और मैंने देखा भी है, लोग करते भी है, और वो सुबह बहुत करते हैं। सो पहले तो प्राणायाम के विषय में हमें ये समझना होगा कि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम हर समय पे एक जैसा ब्रीथ नहीं करते। जब हम भाग के आते हैं तो हमारी ब्रेथ अलग होती है, जब हम रोते हैं तो हमारी ब्रेथ अलग होती है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी ब्रेथ अलग होती है। तो जब हम ये अलग अलग प्रकार की ब्रेथ्स को देखते हैं, हम क्या रियलाइज करते हैं कि हम ब्रेथ के अधीन हैं। ब्रेथ इज कंट्रोलिंग अस, वी आर नॉट कंट्रोलिंग द ब्रेथ। लेकिन योग में प्राणायाम के माध्यम से आप धीरे धीरे करके अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल कर लेते हैं, और हाईएस्ट फॉर्म में जाकर कुछ योगी जो होते हैं अपनी ब्रेथ पे इतना नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं कि वो कुछ समय के लिए ब्रीथ करना भी छोड़ देते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार त्याग देते हैं, अपनी ब्रेथ को अपनी इच्छा अनुसार त्याग देते हैं। सो प्राणायाम क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले प्राणायाम करने से ये
ऐसे ही मंधड़क बात नहीं है, इसके ऊपर एम्स में और आरएमएल में अच्छी खासी स्टडीज हुई भी हैं और अभी भी चल रही हैं कि प्राणायाम करने से बीपी जो है उसमें फ़र्क आता है, प्राणायाम करने से डायबिटीज़ में फ़र्क आता है, प्राणायाम करने से एजिंग प्रोसेस आपका स्लो होता है, प्राणायाम करने से कैंसर के सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये रिसर्च में पाया गया है। और होता क्यों है? क्योंकि हम जब सही तरीके से ब्रीथ करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजनेट होती है। एक्चुअली इस समय आप देखिए जितने लोग हैं, कोई कॉन्शियसली ब्रीथ कर ही नहीं रहा है। नोबडी इज कॉन्शियसली ब्रीदिंग। सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मान लीजिए आप वॉक करके एक दुकान में जा रहे हैं, वॉक करके अपने काम पे जा रहे हैं, उस वॉक में और जो आप सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज के लिए वॉक करते हैं, दोनों में अंतर है। जो आप काम पे जा रहे हैं, जो आप मार्केट जा रहे हैं, उस वॉक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हेल्थ में, क्योंकि वहाँ कॉन्शियस होने की कमी है, यू आर नॉट कॉन्शियस। और जब आप वही वॉक कॉन्शियसली करते हैं तो वो आपके हेल्थ में चेंज लेके आते हैं। सिमिलरली अभी आप अनकॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे उतना फर्क नहीं आएगा जितना आधे घंटे के प्राणायाम से आएगा, जब आपकी पूरी कंसंट्रेशन आपके ब्रेथ पर होगी। एंड जब हम प्राणायाम करते हैं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक ऐसी विधा भी है जहाँ पर हम जो हमारा बेली बटन होता है उसके नीचे अपनी ब्रेथ को ले जाते हैं और जहाँ पर बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं। सो ये विधा भी आना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि केवल आप ही ब्रीथ नहीं करते, आपकी पूरी बॉडी ब्रीथ करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके एनल एरिया और आपके यूरिनल एरियाज भी ब्रीथ करते हैं। सो एक होता है महाबंध जो हम लगाते हैं, जालंधर बंद होता है, उसमें महाबंध लगता है, तो वो एनल एरिया से भी हम अपने प्राणों को रोक लेते हैं। अपने जो वहाँ से वायु निकलती है उसको हम रोक लेते हैं। सो देयरफॉर वी मस्ट नो कि हमारा पूरा शरीर ब्रीथ करता है। हमें ये बात ज़रूर याद रखनी है, वी आर नॉट ईटिंग ओनली फ्रॉम आवर माउथ्स। हम अपनी आँखों से भी खाते हैं, हम अपने कानों से भी खाते हैं, हम अपने त्वचा से भी खाते हैं, विच मीन्स हम सही चीज़ों का ग्रहण अपनी आँखों से करें। हम ऐसी वासनाजनक चीज़ों को देखें ही ना जो हमारी कष्ट का कारण कल को बने। हम ऐसी चीज़ों को करें ही ना, सुने ही ना, ऐसे चीज़ों को अपने कानों में जाने ही ना दें, उसको ऐसा भोजन ही ना बनाएं अपना जो कल को हमारे को वासना में या किसी प्रकार के मोह बंधन में बांधे। इसलिए वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर नॉट जस्ट ईटिंग फ्रॉम आवर माउथ्स, वी आर consuming this cosmos from all our five senses, and therefore we must be very conscious of what is going inside us. We don't have the ability to control what is going out of our body, but we have all the control on what is going in our body. And when when you take in sattva, what will come out is also sattva. सो दिस आई थिंक वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट। और आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहाँ लोग रेप कर देते हैं, या ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ अपने हस्बैंड्स को मार दिया जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी पांचों इंद्रियों को लेट गो कर दिया है। आपकी आंखें जो हैं हर तरफ सुंदरता देखना चाहती हैं, आपकी जो त्वचा है हर पुरुष को या हर स्त्री को प्राप्त कर लेना चाहती है, आपके कान जो हैं उन चीज़ों को सुनना चाहते हैं जो आपको उत्तेजना देते हैं। हम मर्डर मिस्ट्री देखें, हम किसी को कटते हुए देखें, हम किसी को चीखते देखें, चिल्लाते देखें, यही चीज़ों को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्राइम रेट्स बढ़ेंगे सोसाइटी के अंदर। और जब हम खाना गलत खाते हैं तो वो शरीर की व्याधि देता है, और जब हम पांचों इंद्रियों को अनकंट्रोल्ड रखते हैं तो वो समाज की व्याधि देता है। इट मेक्स दी सोसाइटी सिक। वंदना जी, मैंने एक बात सुनी है कि जो हमारे थॉट्स हैं, जैसे कि जब हम प्लांट्स कल्टीवेट करते हैं या खाना, फॉर एग्जांपल आप डिग कर रहे हो तो वो जो पोटैटो होता है वो निकाल रहे हो, वट एवर यू आर थिंकिंग, जो अच्छे थॉट्स आएंगे वो प्लांट्स में या जो भी हम खाने वाले हैं उसमें अच्छे थॉट्स ही जाएंगे, विच मीन्स जो भी कोई खाएगा दे विल फील गुड अबाउट इट। हमारे थॉट्स भी इम्पैक्ट करता है जो हम बना रहे हैं, जो हम खिला रहे हैं किसी को।
क्या इज दिस ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू। हम किस भाव से भोजन को पका, क्यों ऐसा कहा जाता है, या आपने देखा ही होगा कि घर का खाना हमेशा जो है वो ज़्यादा स्वस्थ होता है देन के बाहर का खाना। क्योंकि बाहर जो खाना बन रहा है वो कमर्शियल पर्पस के लिए बन रहा है, वहाँ पैसा दे रहे हैं, वहाँ प्रॉफिट्स हैं। वहाँ जो इंसान खाना बना रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गालियाँ दे के खाना बना रहा है या उसमें गुस्सा है इस वक्त। लेकिन आपकी माँ जब खाना बनाती है तो बहुत प्यार से बनाती है। मेरे बच्चे की भूख जो है शांत होनी चाहिए, इस भाव से बनाती है, तो फिर वो खाना जो है आपके शरीर को लगेगा। जबकि बाहर वाला खाना केवल आपके कष्ट का कारण ही बनेगा। और इसी प्रकार से जब हम किस भाव से खाना खा रहे हैं ये भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आप बहुत दुखी हों या बहुत ज़्यादा खुश हों, दोनों ही अवस्थाओं में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू कंज्यूम फूड। आप बहुत खुशी में भी बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे और बिना सोचे समझे खाएंगे, और बहुत दुख में भी आप ज़्यादा खाना खा सकते हैं बिना सोचे समझे। इसके अतिरिक्त आपके जो भाव उसको प्रभावित कर रहे हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं तो खाना जो है तामसिक हो जाता है, और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी खाना तामसिक हो जाता है। So you have to be balanced, in a state of balance, to make sure that you know what you consume also brings about balance with it. अच्छा, जब हम चीज़ें सुपरमार्केट से लेकर आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पोटैटो, अब अगर कोई बुरी बात सोच रहा है या कुछ सोच रहा है व्हेन दे आर गेटिंग द पोटैटोज आउट स्ट्रेस के बारे में, तो वो तो हम पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इज देयर अ वे वी कैन क्लेंस द पोटैटो और व्हाटएवर वी आर ईटिंग बिफोर वी ईट इट, तो हमको थोड़ा अच्छा लगे? Well, देखिए, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बस इतना हमारे को याद रखना है कि कुकिंग इज मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन की स्थिति में जाते हैं, पूजा की स्थिति में जाते हैं, तो सारे अपने विकारों को त्याग कर जाते हैं। इसीलिए किचन को जो है मंदिर माना गया है, हमारे शास्त्रों में मंदिर का स्थान दिया गया है। तो जब कोई गृहिणी या कोई भी पुरुष किचन में एंटर करता है तो उसको अपने सारे जो नेगेटिव भाव हैं वो पीछे छोड़ने चाहिए, क्योंकि किचन is the nerve center of your entire house. That has to be remembered. अगर आपको फिर भी लगता है कि घर में नेगेटिविटी है या आप में नेगेटिविटी है, तो सॉल्ट जो है, जो आजकल ये नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत चल गया है, क्योंकि आप सॉल्ट डालकर नहा सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड। सॉल्ट जो है उसमें सभी नेगेटिविटीज़ को खींच लेने की शक्ति होती है नमक के अंदर। और यही नहीं, आप अपने घर के अंदर एक पानी के अंदर नींबू डाल के भी रख सकते हैं, कुछ पुदीने के साथ। वो भी बहुत क्लेंजिंग का काम करता है, आपकी ऑरा को मेंटेन रखता है। सुबह शाम अगर आप पंचवज्ञ की धूप जलाते हैं या उपले से बने हुए कोई दीपक जलाते हैं घी के अंदर, तो वो भी आपकी नेगेटिविटी को हटाने में बहुत मदद करता है। इफ़ द एटमॉस्फेयर ऑफ योर हाउस इज़ पॉजिटिव, यू विल बी पॉजिटिव। मैं मानती हूँ सबके जीवन में दुख सुख आते हैं, लेकिन फिर भी यू विल बी एबल टू हैंडल इट मच वेल। Plus, if you are consuming sattvic food, if you are eating well, if you don't have hatred, jealousy, and all those emotions, stored inside you, I think life will become much easier for you. डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत, आई से ज्ञान, इफ़ दैट्स द राइट वर्ड, आपने मुझे बहुत सिखाया है। क्योंकि आई थिंक इट्स सो नेसेसरी कि हमारी जो बिजी लाइफ है, हम हमारे लिए एटलीस्ट कुछ अच्छा करें, ताकि वी कैन टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन बेटर, हमारे पास एनर्जी रहे, हमारा जो हेल्थ है वो दैट इज़ नोन एज वेल्थ। तो हमको हमारे बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, और कोशिश हम सबको यही करनी चाहिए कि दवाइयों पे हम कम से कम हों, हम नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा हों। बाद में जाके हम पूरा अपना इन्वेस्टमेंट जो है हॉस्पिटल के बिल्स देने में लगा दें, उससे अच्छा है हम आज अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चा करें, ज़्यादा सुंदर लगें, ज़्यादा हेल्दी लगें, ज़्यादा यंग रहें। जितने देर भी हम जिए, हम अच्छे लगें और अच्छा जिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। Thank you so much.